Hello everyone. COP15th meeting of the UNCBD, United Nations on Biodiversity, right? तो वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क नाम से भी गोल्स निकल के आए थे 30 तक कवर करना। तो ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल क्या है? तो मॉन्ट्रियल इज द लोकेशन इन द कनाडा के ईस्ट की तरफ आता है जहां पे ये मीटिंग हुआ था। एंड कन्मिंग ये भी एक लोकेशन है चाइना की तरफ। तो इसको कन्मिंग मॉन्ट्रियल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज COP15 के दो मीटिंग हुए थे। 2021 के एंड में कुछ एक मीटिंग हुआ था, इसका COP15 का ही पार्ट 1 था। और मॉन्ट्रियल अभी जो हुआ है 5 से 17 दिसंबर के बीच में, तो ये पार्ट 2 था, राइट। तो इसलिए इसको कन्मिंग मॉन्ट्रियल कहा जा रहा है और उसके जो टारगेट्स है वो भी यहाँ पे आगे बढ़ के लेके आते हैं। तो 23 टारगेट्स है कुछ, और बाकी 4 गोल्स है। इवन दिस 30 by 30 कुछ इनिशिएटिव है, 30 बिलियन पर ईयर जो कंजर्वेशन के लिए अमाउंट लेके आना है 2030 तक, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट सब जानने से पहले हम देखते हैं कि सीबीडी का बैकग्राउंड क्या है, इसके सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स क्या है, कार्टेजना नागोया क्या आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीडी के अंडर। एंड आफ्टर दैट दिस COP15 में जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क आया है उसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। फिर कन्वेंट बायोडायवर्सिटी फंड क्या है, सब्सिडी इश्यूज क्या है, 30 by 30 टारगेट्स कुछ हैं, और वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वर्ल्ड में 10 कंट्रीज के इनिशिएटिव्स को ही मिला है कि जिसमें एक अवार्ड जैसा रहेगा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का, जो इंडिया को भी है, राइट। तो देखेंगे इंडिया के किस प्रोजेक्ट के लिए ये मिला है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो पहले अगर नॉमिनल एक बैकग्राउंड देख ले तो रियो अर्थ समिट के अंडर ही सीबीडी का आउटकम आता है। जैसे हमने देखा था लास्ट फ्यू सेशंस में भी कि यूएनएफटीपीसी हो, सीबीडी हो या यूएनसीसीडी होगा, एजेंडा 21 होगा, तो ये सब आउटकम्स या अर्थ समिट के ही एक प्रकार से आउटकम्स है। और जो अर्थ समिट इटसेल्फ है तो वो ब्रुटलैंड रिपोर्ट से 1987 से आता। इसका पूरा अगर डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर लिंक दिया है जिसमें मैंने पूरा यूएनएफटीपीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एक्सेट्रा कन्वेंशन की पूरी डिटेल उसमें कवर की है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। बट आज का हमारा डिस्कशन का मुद्दा है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जिसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बट उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, कार्टेजना एंड नागोया क्या है। तो देखो सीबीडी जो इनिशिएट किया गया था, जैसे हमने डिस्कस किया कि अर्थ समिट रियो समिट में आया था, उसका सेक्रेटरिएट आता है मॉन्ट्रियल में, जहां पे इस बार मीटिंग हुआ है वही उसका सेक्रेटरिएट है। तो इस सीबीडी को हम एज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी देखते हैं, तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रहेगा। यूएस इज द ओनली यूएन मेंबर कि जो इसका पार्ट है, बट इसमें रैटिफाइड नहीं किया उसने। ओके, रैटिफाइड मतलब उसने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। बाकी सभी कंट्री ने सीबीडी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। इवन इंडिया ने भी सीबीडी को इंप्लीमेंट करने के लिए 2002 में हमने क्या किया है, बायोडायवर्सिटी एक्ट किया है कि जो सीबीडी के टारगेट से वो अचीव करने के लिए हमने इंडिया में एक्ट करके लीगली बाइंडिंग करने के लिए उसको इसके प्रोविजंस मीट करने के लिए कुछ एक्ट करके रखा है। ठीक है, तो वो भी ध्यान से देखना, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। ओके, आफ्टर दैट इसके मीटिंग्स कब होते हैं? तो देखो, जैसे यूएनएफटीपीसी के मीटिंग्स हर साल होते हैं, तो इसके मीटिंग्स जो होते हैं हर 2 साल को होता है। जैसे 2018 में मीटिंग हुआ था शर्म एल शेख में, जिसका इस बार यूएनएफटीपीसी का यहाँ पे मीटिंग हुआ था, तो वहां पे शर्म एल शेख जो है, तो 2018 का मीटिंग था। 2020 में कोविड चल रहा था, इसलिए फिर ऑनलाइन ही मीटिंग हुआ था। फिर 21 में जो दिख रहा है आपको, 21 के एंड में कन्मिंग में कुछ मीटिंग हुआ था। एंड इसका ही COP15 का पार्ट 2 अभी जो हुआ है, तो वो पार्ट 2 रहेगा। 7 से अराउंड 19 दिसंबर तक ये मीटिंग चल रही थी, राइट। इसका पार्ट 2 था, याद रखना। तो बेसिकली ये कॉप क्या है? तो कॉप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स मीन्स कंट्रीज, ठीक है। तो ये सभी डिसीजन मेकर्स हो गए, वो एम डिसाइड करेंगे कितना फंड देना है, कितना टारगेट रखना है, क्या डिसीजन लेना, एक्सेट्रा। वो सभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या जो मेंबर कंट्रीज है वही डिसाइड करता है, उसको कॉप कहा जाता है। देन आफ्टर दैट देखो, अब सीबीडी के मीटिंग जो स्टार्ट हुए थे तो अराउंड 94-95 के आसपास स्टार्ट हुए थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला मीटिंग था 2000 का मीटिंग, राइट, ईयर 2000, कि जब कार्टेजना प्रोटोकॉल नाम से एक प्रोटोकॉल आया था। वो इसका सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो रिलेटेड है बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी मीन्स व्हाट, कि जो बायोडायवर्सिटी उसकी सेफ्टी देखना, किसके थ्रू सेफ्टी देखना, मतलब किस रीजन की वजह से सेफ्टी देखना है। तो यहां पे वर्ड दिया एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जो एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक थिंग्स है, तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं विद द यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो इस बायोटेक में हमने चेंज करते जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन चेंजेस किए हैं और री इंट्रोड्यूस किया अगर एनवायरमेंट में ऐसे स्पीसीज को, तो ऑब्वियसली इट इज अ न्यू स्पीसीज फॉर दैट एनवायरमेंट। तो उसका निगेटिव इंपैक्ट वो लोकल बायोडाइवर्सिटी पे नहीं होना चाहिए, उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। तो इसलिए जो भी आप बायोटेक के थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करोगे, सो इंश्योर दैट कि उसका एनवायरमेंट पे निगेटिव इंपैक्ट ना हो। तो ये आता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल सीबीडी के अंडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, दैट इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सेकंड एक इंपॉर्टेंट आता है, दो ही याद रखने आपको, एक तो कार्टेजेना याद रखना है और दूसरा कौन सा याद रखना है, नागोया। तो नागोया प्रोटोकॉल क्या है, एबीएस जीएमओ, ये कोड याद रखो, 2010 का मीटिंग है, नागोया जापान में ये मीटिंग हुआ था। तो वो किसके रिलेटेड है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो फॉरेस्ट है, ट्राइबल्स वगैरह जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनको भी उसके बेनिफिट शेयर करो। मतलब अगर फॉरेस्ट से हम कुछ जनरेट करते हैं, समझ लो एक छोटा सा हनी का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई हनी होगा तो वो अगर हम जनरेट करते हैं, उसको कोई अगर ट्राइब लेके आती है ये कुछ अलग वाला हनी है, राइट, तो वो हनी अगर यूज किया जाएगा या कोई कंपनी अगर उसको कमर्शियली पेटेंट लेती है, यूज करती है, सेल करती है, बट एक्चुअली इसका ट्रेडिशनल होल्डर कौन है, ट्रेडिशनल नॉलेज किसके पास था, तो ऑब्वियसली वो था इन ट्राइबल लोगों के पास, राइट। तो वो ट्राइब्स जो है तो उनको भी उसके बेनिफिट शेयर होने चाहिए। मतलब जेनेटिक रिसोर्सेस का फेयर एंड इक्विटेबल शेयर, एक्सेस एंड बेनिफिट जो है तो वो शेयर होना चाहिए सबके साथ। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी अगर ऑर्गेनिज्म हो गए तो उसका भी शेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एक साउथ अफ्रीका में रूबोइस नाम से एक चाय आती है। तो इस चाय को लेके अगर हम देखते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, नॉट नॉट लाइक नॉर्मल चाय, इसमें बहुत सारे लोडेड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हार्ट रिस्क के जो हार्ट रिस्क है वो भी कम करते हैं, एंटी एजिंग भी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो चाय है मोस्टली ज्यादातर यूज में आए, या फिर ये जो चाय लेके आए थे, ये सैन एंड खोई नाम से कुछ कम्युनिटी है, ओके, जो अपने अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में यूज कर रहे थे इसका। और ये थोड़ा सा फिर ऑब्जर्व किया, इस प्रकार से ट्राइबल्स को हो, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को हो, नेस्ले ने ऑब्जर्व किया था 2010 में। फिर उन्होंने इसके रिलेटेड पेटेंट लिया कि क्यों ना इसको हम मार्केट में लाके बेच दें। तो फिर ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है एक प्रकार से इन्होंने नेस्ले कंपनी ने लिया था, तो उसका जो बेनिफिट है, जिसे हम बोले ना एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर, तो वो किसके साथ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नागोया, यस, इन लोगों के साथ करना चाहिए। तो यस, तो फिर यहां पे नेस्ले बोलता है कि चलो ठीक है हम दे देंगे पेमेंट, देयर इज नो इशू। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर भी हम करेंगे, जो हमें बेनिफिट मिलेगा इस चाय के थ्रू, इसको सेल करके तो हम शेयर करेंगे। बट कुछ उसके पेमेंट नहीं निकल रहे थे, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल था। बट कुछ एनजीओज ने देखो यहाँ पे इंटरवीन करके सिर्फ 12 मिलियन दिए थे, तो इंटरवीन करके और भी जो अमाउंट्स है तो वो फिर यहाँ पे रिलीज किए थे। तो इस प्रकार से हमें एक समझ में आ रहा है कि सीबीडी है यहाँ पे, तो सीबीडी की वजह से देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सीबीडी इंश्योर्स की सबको एक्सेस बेनिफिट मिले, सबको उसका शेयर मिले, जो ट्राइबल ट्रेडिशनल लोग हैं उनको भी शेयर मिले। तो यही इंपॉर्टेंस है सीबीडी का। और इस मीटिंग में जो COP15 की मीटिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। तो देखते आगे फिर ये सीबीडी मीटिंग के बारे में। तो बेसिकली अब चर्चा करते हैं COP15 जो लेके आए हैं, या ये सच में उतना ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। यस, बिल्कुल है, बिकॉज इसको पेरिस एग्रीमेंट जो UNFCCC का है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब उतना सिग्निफिकेंट है, पहली बात। दूसरा है कि अभी तक जो आईची टारगेट्स थे 2010 में नागोया प्रोटोकॉल के अंडर आए थे, आईची 20 टारगेट्स कहा जाता है, तो वो एक्चुअली उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, वो फेल गए। तो इसलिए देखा जा रहा है कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये आईची को प्रोसीड करने वाला है, या फिर आईची को एक प्रकार से रिप्लेस करेगा। तो इससे होप्स है कि आने वाले टाइम में अभी कुछ रियल प्रोग्रेस हो, कुछ फंड्स आ जाए कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखते हैं COP15 के बारे में जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। इवन इंडिया भी पुश कर रहा है कि कुछ फंड्स रिलीज कर दो। इंडिया तो हमेशा फंड्स के लिए तो पुश करते ही रहता है, तो देखते क्या है। तो देखो, टू रिप्लेस द आईची टारगेट, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज रहेगी, तो आईची के 20 टारगेट्स थे जो नागोया के अंडर थे 2010 के अंडर। अब यहां पे क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रिप्लेसेस दी आईची टारगेट्स, तो आईची टारगेट को ये रिप्लेस कर रहा है। और इसमें
आईची में जैसे 20 टारगेट थे, तो यहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में कितने टारगेट है? 22 टारगेट है, 4 गोल है। जो आता है हमें यहाँ पे क्या है कि प्रपोज फॉर 2030, तो 2030 तक हमें ये कंप्लीट करना है, या 2050 तक स्टेपिंग स्टोन उन्होंने कुछ कहा है, बट 2030 तक कंप्लीट करना है। याद रखो 22 टारगेट एंड 4 गोल्स है। उसके अलावा रिड्यूसिंग पोल्यूशन वगैरह, सब्सिडीज वगैरह, हार्मफुल नेचर एक्सेट्रा, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज होता है तो वो सब कम करना है, वो बाकी छोटी मोटी बातें हैं। तो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और एक आता है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने कहा, लास्ट भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अभी तक सीबीडीआर ये कंसेप्ट जो है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या कि डेवलप कंट्री की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी अगर फंडिंग करना है, कोई स्टेप्स लेना है, कोई खर्चा करना है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, तो कौन ज्यादा पैसे देगा? ऑब्वियसली डेवलप कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग नेशंस अब भी उनका डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो सब छोटी मोटी जो कंसेप्ट है हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, व्हाट इज सीबीडीआर, पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि हिस्टोरिकली बिगेस्ट एंड वो क्या होता है। आप ऊपर लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो, या यूट्यूब के वीडियोज में चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली इस यूएनएफसीसीसी में तो ऑलरेडी ये सीबीडीआर मॉडल है, बट अभी सीबीडी के मीटिंग्स में या सीबीडी में इसका इंक्लूजन करने की बात सभी कंट्रीज कर रहे हैं। तो वो सबसे एक अहम मुद्दा होगा कि इसमें सीबीडीआर अगर ऐड होता है तो डेवलप कंट्रीज पे बाइंडिंग टारगेट्स भी होगा और फंड का भी प्रेशर रहेगा। बाकी वैसे तो फंड कहां से आता है? तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के थ्रू फंड आता है, जीएफ, जो कि यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी था। तो जीएफ सीबीडी को फंड देता है और अदर कंजर्वेशन पर्पसेस, जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है, राइट। फिर एक अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुआ था कनमिंग का, पार्ट 1 का जो मीटिंग हुआ था, तो यहाँ पे चाइना बोलता है कि 233 मिलियन ऐसा एक फंड क्रिएट करें हम, कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। ओके, तो ये कनमिंग हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो देखो कनमिंग का लोकेशन भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ यांगस्ते रिवर आती है, तो उसके थोड़ा साउथ की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे चाइना के साउथ की तरफ, राइट। तो यहाँ पे फिर ये कनमिंग का जो मीटिंग हुआ था, तो उसमें एक चाइना बोलता है कि 233 मिलियन का एक फंड हम क्रिएट करते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज में कंजर्वेशन मेथड्स लेने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन मेथड्स लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे कुछ रिच कंट्रीज बोलती है कि अननेसेसरी ऐसे कुछ फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैसा तो उनको ही देना है फाइनली ये फंड में, राइट। तो वो बोलते हैं कि क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज जीएफ में ऑलरेडी इस फंड के बारे में चर्चा है, या इस फंड के बारे में प्रोविजंस है बायोडाइवर्सिटी के फंड के बारे में, तो आप अननेसेसरी क्यों क्रिएट कर रहे हो? दैट इज द थिंग। ओके, तो इसलिए अपोज था रिच कंट्रीज का इसको। बाद में चलो इस मीटिंग की ही फिर से एक बार बात करते हैं। तो इस मीटिंग में और एक चीज सामने आती है, वो है 30 बिलियन अ ईयर बाय 2030 फॉर एनवायरमेंटल या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऐसा कुछ फंड क्रिएट करना है 30 बाय 30, ऐसे याद रखो। 30 बिलियन, बिलियन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 30 बिलियन डॉलर बाय 2030। एंड सेकेंड है कि फिर इसमें और एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है कि 20 बिलियन डॉलर्स बाय 2025। अगर इनकेस ये क्वेश्चन कुछ आता है कि 2025 का बोलते हैं, तो फिर आपका 20 बिलियन डॉलर है, उतने जमा करना है फंड, एंड 30 बिलियन बाय 2030। ओके, सो ये कुछ आंकड़े कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फंड हमें जमा करना है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या डेवलप्ड नेशन ये फंड देंगे डेवलपिंग नेशंस को फॉर कंजर्वेशन मेथड्स, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन मेथड्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। एक ट्रस्ट फंड नाम से भी कुछ देखा जा रहा है कि जो जीएफ के अंडर कुछ ट्रस्ट फंड होगा, वो भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, जिसमें थोड़ा और फंडिंग किया जाएगा, नथिंग एल्स। फिर एक सब्सिडी का इशू में जो बात कर रहा था, इस COP15 में और एक इशू हुआ है, और वो है सब्सिडी वाला इशू। अब वो बोल रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं कि सब्सिडी एलिमिनेट कर दो। मतलब सब्सिडी कौन सी वाली एलिमिनेट करना है? तो एग्रीकल्चर पे जो आप सब्सिडी देते हो, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स लोग फार्मर्स ज्यादा यूज कर लेते हैं। फिर आप फिशरीज पे देते हो, तो फिशरीज में मॉडर्नाइजेशन जितना आएगा, उतने बड़े बड़े शिप्स आएंगे, वो शिप्स की वजह से उतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ सकता है, मरीन इकोसिस्टम डैमेज कर सकती है, तो जिससे एनवायरमेंट डैमेज होता है, बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है। ऐसे एरियाज में जो आप सब्सिडी दे रहे हो वो बंद कर दो। तो एग्रीकल्चर में तो क्या इंडिया के केस में ये पॉसिबल होगा? डेफिनेटली नॉट। इंडिया में एग्रीकल्चर में सब्सिडी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है तो वो रूरल एरियाज में रहता है, और पॉपुलेशन भी ज्यादा है रूरल एरियाज, डिपेंड ऑन दिस एग्रीकल्चर। और उतनी जो मॉनसून का इरेटिक नेचर है, दैट्स वाई हमें एग्रीकल्चर में तो सब्सिडी देनी ही होगी, वो तो कोई दो राय नहीं। इसलिए इंडिया इसके अपोज में कि ऐसा कुछ मत लेके आ जाओ, हमारे पॉपुलेशन को आप ऑब्जर्व करो, आपका पॉपुलेशन ज्यादा डिपेंड नहीं, हमारा ज्यादा डिपेंड है, सो XYZ वो जो भी बातें हैं
उसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करना इंडिया में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का बहुत ज्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में अगर फंडिंग नहीं करेंगे तो फिर सब्सिडी नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना कम करेगा और फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है। तो दैट्स व्हाई फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया को ये चीज करना जरूरी है। तो इंडिया इज अगेंस्ट दिस सब्सिडी वाला एलिमिनेशन एक्सेट्रा। ओके, देन 30/30 टारगेट्स कुछ आते हैं तो सिंपल थिंग है, 30% लैंड एंड वाटर हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, जो कि अभी 12 के 15 के आसपास है। ओके, ज्यादा ज्यादा 15% हमने कुछ प्रोटेक्ट करके रखा है, जैसे नेशनल पार्क सेंचुरीज के थ्रू या मरीन बायोस्फीयर के थ्रू होगा या नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू। तो अब हमें 30% लैंड एंड वाटर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय 2030। ओके, नथिंग एल्स, लैंड एंड वाटर 30%। देन उसके बाद केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं उसका यहाँ पे हमें कम से कम यूज करना है, फिर प्लास्टिक वेस्ट कम करना है, ये सब बातें हैं। अब और एक बात है कि जब लैंड एंड वाटर कंजर्व कर रहे हैं हम, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑब्वियसली क्रिएट कर रहे हैं, नेशनल पार्क सेंचुरीज क्रिएट कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट कि वहां के लोगों का राइट अफेक्ट ना हो। तो 30/30 में वो एक्सेप्शन भी दिया है कि आप प्रोटेक्ट करते टाइम इन लोगों को डिस्प्लेस करने की जरूरत ना पड़े, उनके राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिजिनियस राइट, ओके, इंडिजिनियस पीपल के राइट भी इंश्योर करो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या क्या देखा हमने अभी तक, सीबीडी का बैकग्राउंड देखा, कब आया कैसा है, फिर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट देखा, कार्टिजन रिलेटेड टू बायोसेफ्टी, नागा रिलेटेड टू दिस ABS GMO, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग विच अराइज फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आईची टारगेट्स भी देखे, फिर COP15 ये सब चीजें देखी हमने, सब्सिडी इशू, 30/30 एंड कन्विंग बायोडिवर्सिटी फंड क्या है एक्सेट्रा। अब लास्ट पॉइंट है कि जो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप क्या है, देखो तो UN recognizes नमामि गंगा as one of the top 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो वर्ल्ड में जो रिस्टोरेशन फ्लैगशिप नाम से, अभी देखो वैसे भी 2021 से 30 का जो पीरियड है वो UN डिकेड एक डिक्लेयर किया है ना, 10 साल का पीरियड जो है, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एज अ डिक्लेयर किया। तो इसके अंडर एक फ्लैगशिप, रिस्टोरेशन फ्लैगशिप मतलब क्या है कि जो पहले डिग्रेडेड था या खराब था, जो भी लैंड हो, वाटर हो, XYZ, ओके, तो उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको हम कंजर्व करके उसके पुरानी स्थिति में लेके आ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है रिस्टोरेशन। तो ये ऐसा कोई करता है तो बहुत अच्छे से उसको अवार्ड देता है UNEP एंड FAO। कौन दे रहा है, देखो UNEP एंड FAO का ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, या वो अवार्ड देते हैं। तो इसी प्रकार से देखो इंडिया के जो गंगा बहुत मैली हो गई थी, उसको बहुत पोल्यूशन हुआ था, तो हमने कुछ लास्ट 5-6 सालों में उसको बहुत अच्छे से रिवाइव किया है, रिस्टोर किया है। तो इसलिए इसको हमने मतलब बेसिकली दिस UNEP एंड FAO ने मिलके इसको, वो 10 प्रोग्राम में इंडिया का भी एक प्रोग्राम आता है, नमामि गंगा प्रोग्राम, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप किसको मिला है अवार्ड, एक प्रकार से नमामि गंगा को। तो इसको ऐड करने से क्या बेनिफिट है, तो यस बेनिफिट देखो यहाँ पे कि UN बैक्ड प्रमोशन भी मिलता है, एडवाइस मिलती है, फंडिंग मिलते रहते हैं, कुछ पैसे मिलेंगे और भी यहाँ पे क्लीन करने के लिए, राइट। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक पैसे देता ही है, बट और भी पैसे आ जाएंगे तो शायद हम इसको और फास्ट लेवल पे रिवाइव कर सकते या फिर क्लीनिंग कर सकते गंगा का। सो दैट इज द बेनिफिट। ओके, सो यही था पूरे आज के सेशन का मुद्दा, और बस लास्ट एक है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। अब ये सब जो चीजें बैकग्राउंड में चल रही, मीटिंग को लेके इंडिया का क्या बोलना है, तो इंडिया वही बोल रहा है कि ठीक है हम सब इनिशिएटिव करेंगे, बट एक है कि आप CBDR कंसेप्ट लेके आओ, कि फंडिंग दे दो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, गोल्स एंड टारगेट्स अच्छे वाले रखो, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट मत करो टारगेट्स को, साइंटिफिकली देखो, कुछ भी ब्लाइंडली टारगेट मत लिखो, जो कि ब्लाइंडली करते हो तो फिर जस्ट वो UNFCCC जैसा हो जाएगा कि रख तो रहे टारगेट बट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन बाकी जब आप डेवलपिंग नेशंस पे कोई टारगेट रख रहे हो तो उनके बारे में भी सोचो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या है वो सोचो। एनवायरमेंट से पहले हमें ये बाकी जो हंगर इश्यूज है, पॉवर्टी इश्यूज है, वो कम करने हैं, तो इसलिए हमारे लिए टारगेट थोड़े से सेट करने से पहले आपको सोचना है। बस यही 2-3 चीजें इंडिया ने बताई, नथिंग एल्स। इसके बाद जो मीटिंग होगा अभी, तो वो होगा तुर्की में 2024 में। ओके, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस ऑल कंटेंट ऑफ दिस सेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, सो आप प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हो जो अवेलेबल है अबाउट UNFCCC COP27 की पूरी जानकारी, फिर उसका शर्म शेख का मीटिंग होगा, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी अवेलेबल है आपको सेम चैनल पे। ओके, सो आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करके इसको देख सकते हो। इवन यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप।
सो वहां पे भी आपको स्पेशल क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे जो और भी डिटेल में हम कवर करेंगे. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई होप एवरीवन लाइक दिस सेशन. थैंक यू.